हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सॉर्ट एंड ब्रॉकेट का पार्ट 5। लेकिन उससे पहले अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं और आप चैनल पर नए हैं तो आप उन पार्ट्स को देख लीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ देख सकते हैं मेरे रील्स। सो प्लीज़ 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 फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अपनी इंस्टाग्राम ID मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और अब स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियांग फेंग युआनिंग को खुश करने की कोशिश करती है और उसके लिए चाय लेकर जाती है, लेकिन युआनिंग उसके हाथ से चाय एक्सेप्ट नहीं करती। इवन युआनिंग लियांग फेंग से इतना तक कह देती है कि मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक अपने रूम में बैठने नहीं दे सकती, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकती हो। लियांग फेंग के वहाँ से जाते ही कॉन्क्यूबाइन वेन युआनिंग से मिलने आती है और उससे कंप्लेन करती है कि मैडम जियाओ का झुकाव लियांग फेंग की तरफ कुछ ज़्यादा ही है। वो उसको अपने साथ ब्रेकफास्ट करवाती है और मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो इतनी फेमस फैमिली की बेटी होकर भी कॉन्क्यूबाइन बनने के लिए तैयार क्यों हुई। तो युआनिंग रिप्लाई करती है कि लियांग फेंग मैडम जियाओ की भतीजी है तो उनका झुकाव उसकी तरफ तो होना लाजमी है। और जहाँ तक वो कंक्यूबाइन बनने वाली बात है तो वो जानती है कि बहुत ही जल्दी मैं मरने वाली हूँ और मेरे बाद किसी न किसी को तो जूलिंग की बीवी बनना ही होगा। लेकिन अब ये हमें तय करना है कि अगर मेरी पोजीशन लियांग फेंग को दे दी गई तो सबके लिए मुसीबत हो जाएगी, इसलिए तुम जानती हो कि अब तुम्हें क्या करना है। दूसरी ओर ज्यूलिंग चोरों के सरदार लियो को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है। शी अपने घर के लिए भागने से पहले अपनी मास्टर जियान से मिलने आती है और उनसे कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने एम्ब्रॉयडरी की जो कला मुझे सिखाई है वो हमेशा मेरे साथ रहेगी और उसके ज़रिए मैं अपना गुजारा भी कर सकती हूँ। मास्टर जियान भी उसे अपना आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि युहांग सिटी तक की यात्रा बहुत लंबी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि भगवान हर कदम पर तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ रहेगा। रात में माँ और बेटी दोनों अपने घर वापस जाने के सपने सजा रही होती हैं और सोचती हैं कि हमारी ज़िंदगी वापस से खुशनुमा हो जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों माँ बेटी मिलकर जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही होती हैं कि तभी शी की मेड डोंग वहाँ आती है और शी से कहती है कि तुम्हें अभी इसी वक्त मैडम लियो ने बुलाया है, क्योंकि वैंग की मदर मैडम वैंग तुमसे मिलना चाहती हैं। तो शी की मदर उससे कहती है कि मैं जानती थी यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा। अब हम एक काम करते हैं, मैं और डोंग पहले शियान टेम्पल तक पहुँच जाएंगे और लिन शिजियांग के आदमियों का इंतज़ार करेंगे। तुम मैडम वैंग से मिलने के बाद वहाँ पहुँच जाना। और ये है मैडम वैंग, शी की होने वाली सास और वैंग यू की माँ। इनसे हम वैसे पहले भी मिल चुके हैं। इन्होंने अपने बेटे के मुँह से शी की इतनी तारीफ़ सुनी है, इसीलिए ये शी को देखने के लिए यहाँ आई हैं। शी को देखकर ये बहुत खुश होती हैं और अब यहाँ से जाना चाहती हैं। शी मैडम वैंग को सी ऑफ करने के बहाने मेंशन से बाहर आ जाती है और उनके जाने के बाद चुपके से शियान टेम्पल के लिए निकल जाती है, जहाँ उसे उसकी माँ और डोंग मिलने वाले हैं। शी की माँ और डोंकिंग जब शियान टेम्पल की तरफ जा रहे होते हैं तो शी की माँ के बैग में से वो पर्स नीचे गिर जाता है जो शी ने अपनी माँ के लिए अपने हाथों से एम्ब्रॉयडरी किया था। मंदिर तक पहुँचने के बाद जब शी की माँ को एहसास होता है कि उनके हाथ से वो पर्स छूट चुका है तो वो डोंग से कहती हैं कि तुम यहाँ इंतज़ार करो, मैं उस पर्स को लेकर आती हूँ, क्योंकि वो शी का डिज़ाइन किया हुआ है और मैं उसे नहीं खो सकती। दूसरी ओर ज्यूलिंग आज शियाओ टेम्पल में अपनी पूरी फैमिली के साथ प्रे करने के लिए आया होता है कि तभी उसके आदमी उसे आकर खबर देते हैं कि चोरों का सरदार लियू पकड़ा गया है। तो ज्यूलिंग अपने छोटे भाई क्वान से कहता है कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम फैमिली मेम्बर में से किसी को भी शियान टेम्पल के बाहर मत जाने देना। शी जब टेम्पल पहुंचती है तो डोंग उसे बताती है कि उसकी माँ तो उस पर्स को लेने के लिए वापस गई है। तो शी डोंग से कहती है कि हम दोनों को भी माँ को ढूंढने के लिए जाना चाहिए और वो दोनों भी निकल जाती हैं। उन दोनों के जाने के कुछ समय बाद लिन शिजियांग वहाँ आ जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। उधर ज्यूलिंग को भी खबर मिली होती है कि चोरों की सरदार लियू को शियान टेम्पल के आसपास देखा गया है, तो वो भी उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। शी जब अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है तो उसे रास्ते में अपनी माँ बेहोश दिखाई देती है और जब वो उसको ठीक से चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ की तो मौत हो चुकी है। शी को बहुत दुख होता है और वो अपनी माँ के पास बैठकर रोने लगती है। दूसरी ओर लिन शिजियांग मंदिर के पुजारी से पूछता है कि क्या उन्होंने दो औरतों को उसका इंतजार करते हुए देखा था। तो पुजारी कहते हैं कि आज यहाँ ज्यूलिंग की फैमिली आई हुई है, इसीलिए मंदिर में किसी भी आउटसाइडर को आना अलाउड नहीं है।
ज़्यूलिंग भी शी के पास पहुंच जाता है और जब उसकी मां को मरा हुआ देखता है तो शी से कहता है कि क्या तुम अपनी मां के कातिलों का पता नहीं लगाना चाहती? तुम्हें जल्दी ही इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देना चाहिए। शी ज़्यूलिंग की बात मान लेती है और अपनी मां की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लिनबो ज़्यूलिंग से कहता है कि यहीं आसपास चोरों के सरदार ल्यू को भी देखा गया था। हो सकता है कि इसकी मां की मौत का संबंध उसी से हो। तो ज़्यूलिंग कहता है ठीक है, इन दोनों पर भी नज़र रखना। घर आने के बाद शी अपनी मेड डोंग को एक कपड़ा दिखाती है और कहती है कि मरते वक्त मेरी माँ के हाथ में ये कपड़ा था। हो सकता है कि उसे जान से मारने वाले का संबंध इससे हो। दूसरी ओर मैडम लियो मिस्टर लियो से कहती हैं कि हमें इस इन्वेस्टिगेशन को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए, वरना इससे शी की शादी पर असर पड़ेगा। और वैसे भी उसकी माँ ने बहुत बड़ी गलती की थी क्योंकि वो अपनी बेटी को यहाँ से भगा कर ले जा रही थी। मिस्टर लियो, जो कि वैसे तो बहुत सेंटिमेंटल हैं, लेकिन मैडम लियो की बातों में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक कहती हो, लेकिन शी को कौन समझाएगा। मैडम लियो शी से झूठ बोलती हैं कि तुम्हारी माँ का इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका है और उससे यही पता चला है कि तुम्हारी माँ को किसी भगोड़े ने मारा था। इसलिए अब तुम्हें इस बात को लेकर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और अपने आगे की ज़िंदगी की तैयारी करो। लेकिन शी को अपनी माँ के हाथ में मिला हुआ वो कपड़ा याद आता है और उसे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि उसकी माँ को किसी भगोड़े ने मारा था। ये बात वो अपने पिताजी से कहने की कोशिश करती है तो उसके पिताजी कहते हैं कि चीज़ों को और मुश्किल मत बनाओ। अभी तुमसे जो कुछ भी कहा गया है वही सच है, तुम्हारी माँ को किसी भगोड़े ने ही मारा था। शी अपने पिता से गुस्से में कहती है कि मैं जानती थी हर बार की तरह आप अभी भी कुछ नहीं करेंगे और मैंने आपसे कोई उम्मीद भी नहीं की थी। दूसरी ओर अर्नयांग और उसकी माँ ये सोचकर बहुत खुश हो रहे होते हैं कि अब सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा और अर्नयांग बहुत आसानी से ज़्यूलिंग की वाइफ बन जाएगी। इसके बाद खुद मैडम लियो को भी अर्नयांग के आगे झुकना होगा। मैडम लियो शी से कहती है कि सब लोग ये समझते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ से भगाने की कोशिश की, लेकिन असलियत मैं जानती हूँ। वो तुम थी जो अपनी शादी को छोड़कर यहाँ से भाग जाना चाहती थी और इसीलिए तुम्हारी माँ की मौत की जिम्मेदार तुम खुद हो। तो शी कहती है कि ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मैं यहाँ से सिर्फ इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि मैं वो शादी नहीं करना चाहती थी और शादी से इनकार करना मेरा हक है। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकती मेरे साथ। तो मैडम लियो कहती है तुम हक की बात करती हो? एक राजकुमारी को भी इतना हक नहीं होता कि वो अपनी शादी अपनी मर्जी से कर सके। तुम तो फिर भी एक कॉन्क्यूबाइन की बेटी हो। ना तुम अपनी माँ को लेकर यहाँ से भागती और ना ही आज वो मरती, इसलिए उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम्हारी माँ भी तुम्हें ऊपर से देखती होगी तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती होगी कि उसने तुम्हारे जैसी स्वार्थी लड़की को जन्म दिया। दूसरी ओर ज़्यूलिंग जेल में जाता है चोरों के सरदार ल्यू के साथी से मिलने के लिए, जिसे वो ऑलरेडी पकड़ चुके थे। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारा साथी ल्यू पकड़ा गया और मारा भी गया। अब मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम और तुम्हारे साथी डकैती करना छोड़ देंगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। वो उसके साथी ल्यू की लाश उसे दिखाते हैं और उससे कहते हैं कि अब बताओ तुम्हारा क्या फ़ैसला है। तो वो पायरेट उससे कहता है कि बेशक तुमने मेरे साथी को मार दिया है और तुम हमारी मदद करना चाहते हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ और डकैती छोड़ना चाहूँ तो भी तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि समुद्र पर जिन लोगों ने बैन लगाया है ना, तुम उनके विरुद्ध कभी नहीं जा सकते। तुम सिर्फ एक मार्किस हो, मालिक नहीं। ज़्यूलिंग उस पायरेट की बात सुनकर हैरान रह जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। उधर शी इस बात को सोच सोच कर खुद को दुखी कर रही होती है कि उसकी माँ की मौत की जिम्मेदार क्या वो खुद है। तभी उसकी मास्टर जियान वहाँ आती है और उसे समझाती है कि मैडम लो एक्चुअली यही करना चाहती थी और वो उसमें कामयाब हो गई हैं। वो तुम्हें तोड़ना चाहती थी अपनी बातों से, तुम्हें उनकी बातों का विश्वास नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी माँ की मौत की जिम्मेदार तुम नहीं हो और अगर तुम अपनी माँ को श्रद्धांजलि देना चाहती हो तो तुम्हें हिम्मत करनी होगी और उनके असली कातिल को पकड़कर उसे सजा दिलवानी होगी। ये सुन के शी को थोड़ी हिम्मत आती है। वो अपने मास्टर जियान को वही कपड़ा दिखाती है जो उसकी माँ के हाथों में था और वो उससे पूछती है कि क्या आप इस एम्ब्रॉयडरी को पहचानती हो, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो कपड़ा है वो खूनी से रिलेटेड है। मास्टर जियान उस कपड़े को चेक करती है और उसे बताती है कि इसमें जो एम्ब्रॉयडरी की गई है वो बहुत ही यूनिक तरह की है जो अक्सर यहाँ देखने को नहीं मिलती है और ये कपड़ा कोई बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। कोई भी मिडिल क्लास आदमी इस कपड़े को खरीद सकता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये कपड़ा मुझे दे दो, मैं इसको कंप्लीट करके इसके बारे में पता लगाकर तुम्हें ज़रूर बताऊँगी। इसके बाद शी अपनी मेड डोंग से सीक्रेटली पैलेस में रहने वाले लोगों के कुछ कपड़े मंगवाती है जिससे कि वो उस एम्ब्रॉयडरी को मैच कर सके। और इसके बाद सच का पता लगाने के लिए शी वेश बदलकर अपने रूम से बाहर निकलती है और छुपते छिपाते कुछ करने की कोशिश करती है।
अब वो क्या करने की कोशिश करती है और क्या वो अपनी माँ के कातिल का पता लगा पाएगी, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है शी की माँ की मौत के पीछे कौन हो सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टाटा बाय बाय सायोनारा।